Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. In the previous lecture, we have completed the spontaneous process, non-spontaneous process, conditions for the spontaneous process, that is entropy. Delta S total will be positive and delta G also will be negative. For the spontaneous process, delta G आपका negative होता है. Today we will continue lecture 6, thermodynamics chapter class 11. In this session we have to find the criteria for the delta G to be negative. देखो ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि अब delta G नेगेटिव होगा तो ही प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा. Now today we will discuss what are the criteria for the delta G to be negative, means under what condition delta G can be negative. आपका डेल्टा जी कब नेगेटिव हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, इसको हमें स्टडी करना है. देखो मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पर. साइन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी एंड नेचर ऑफ द प्रोसेस. डेल्टा जी का फॉर्मूला लिख दिया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. एज यू ऑल नो, इन द फर्स्ट कंडीशन आई एम टेकिंग डेल्टा जी इज नेगेटिव. सपोज डेल्टा जी इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव. दोनों कंडीशंस को हम यदि डेल्टा जी के फॉर्मूले में पुट करते हैं देन द डेल्टा जी विल बी नेगेटिव ऑलवेज. आपको कुछ भी नहीं करना, हमेशा प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस रहेगा. Similarly, if delta H is negative and delta S is also negative, then delta G may be negative if delta H is greater than T delta S. यानी कि जो delta H का मैग्नीट्यूड है वो आपका T delta S से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा, तभी डेल्टा जी आपका नेगेटिव होता है. क्लियर. सिमिलरली अब मैं डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव ले रहा हूँ. इफ़ डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो इन दोनों का डिफरेंस कब नेगेटिव हो सकता है? मुझे चाहिए डेल्टा जी नेगेटिव. इट इज़ द ओनली पॉसिबल व्हेन डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. Similarly, final condition, one more condition is there, if delta H is positive and delta S is negative. But in this case delta G will be positive always, क्योंकि बीच में नेगेटिव का साइन है. जैसे ही आप डेल्टा एस को पुट करेंगे इट विल बी द पॉजिटिव एंड डेल्टा जी विल बी द पॉजिटिव. और डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. इट मीन्स इस कंडीशन में कभी भी आपका कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता. क्लियर हुआ सबको? चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब इसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस. क्या इफेक्ट हो सकते हैं टेम्परेचर के स्पॉन्टेनिटी पे? किस कंडीशन में हमारा कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा? अब देखो, ऑन टेम्परेचर वाइज द रिएक्शन में बी ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड नंबर टू इज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक में आपको पता ही है डेल्टा एच नेगेटिव होता है. मीन्स ऊपर वाली टेबल के ही दो पॉइंट्स जो हैं ये आपके काम आ सकते हैं. इफ़ डेल्टा इज पॉजिटिव, मैं फर्स्ट कंडीशन को ले रहा हूँ, देन डेल्टा जी इज नेगेटिव ऑलवेज. तो उस कंडीशन में डेल्टा जी आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस ऑलवेज एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है. आप टेम्परेचर को लो करो, आप टेम्परेचर को हाई करो, प्रोसेस विल बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस. नाउ इफ डेल्टा इज नेगेटिव देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा सी. अभी हमने ऊपर भी देखा था, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा से ग्रेटर होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. द रिएक्शन देयरफॉर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर. अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपका ये वाली कंडीशन है डेल्टा एच वाली, डेल्टा एच लेस ग्रेटर देन टी डेल्टा एच, ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब टेम्परेचर आपको लो रखना है. तो इट मीन्स आपको एक्सोथर्मिक को रिएक्शन है तो टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा, देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. Similarly, next case is, and for endothermic reactions या endothermic process we know that delta H is always positive. तो अब के बाद के दो जो पॉइंट्स हैं ये हमारे काम आ सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन आई एम टेकिंग, इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव इफ डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एच. मीन्स डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड अब की बार कम होना चाहिए, टी डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, तभी डिफरेंस उनका नेगेटिव आ सकता है एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. दैट इज रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर. यानी कि अब की बार आपको हाई टेम्परेचर रखना है तभी जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है. If second condition is taken, if delta S is negative then delta G will be positive always. इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा. बीच में माइनस का फॉर्मूले में माइनस टी डेल्टा एस फैक्टर है, तो आप जैसे ही डेल्टा एस को नेगेटिव रखेंगे प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एंड प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. आप टेम्परेचर कम कर लो, ज़्यादा कर लो, प्रोसेस नहीं होने वाला. क्लियर. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ सकता है, थर्मोडायनेमिकली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन समटाइम्स इज नॉट स्पॉन्टेनियस. थर्मोडायनेमिकली कोई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो आपकी स्पॉन्टेनियस कभी कभी नहीं होती है. क्यों? उसके लिए देखो कंडीशन जो हमने कहा था उसका रिवर्स बोलेंगे. फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच इज नेगेटिव ऑलवेज, हमेशा नेगेटिव होता है, कोई चेंज आप नहीं कर सकते.
if delta s is negative then the magnitude if and delta h is less than t delta s, delta s नेगेटिव भी हो और t डेल्टा एस वाले फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा एच से कम भी हो तो डेल्टा जी आपका पॉजिटिव हो जाता है। डेल्टा जी का आपको फॉर्मूला पता ही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। तो माइनस जब आप टी डेल्टा एस रखेंगे यहाँ पर तो देखो डेल्टा इसका मैग्नीट्यूड में नेगेटिव करो तो माइनस माइनस बीच में हो जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आएगा। तो उस कंडीशन में आपका मैग्नीट्यूड डेल्टा एच का कम है, टी डेल्टा एच ज़्यादा है, तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। किसी रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हमें फाइंड करना है, तो कैसे करते हैं, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जी आर नॉट। इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन फ्री एनर्जी। देखो सारे स्टेट फंक्शंस हैं हमारे, तो आपको यहाँ पर चेंज वर्ड ही बोलना पड़ेगा। व्हेन 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट दैट इज एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। डेल्टा जी नॉट आर निकालना है तो कैसे करते हैं, समेशन ऑफ डेल्टा जी एफ नॉट प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। देन नेक्स्ट हेडिंग इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो फॉर्मेशन है हमने एफ लिखा है वो फॉर्मेशन का ही है, उसी को डिफाइन करना है अब हमें। नाउ इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन फ्री एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, स्टैंडर्ड स्टेट में बनाना है जाके, तो बिल्कुल सेम है जैसे एंट्रोपी थी, बिल्कुल सेम है जैसे एंथैल्पी थी, बस यहाँ पर फ्री एनर्जी है तो हमें क्या वर्ड इंक्लूड करना पड़ा यहाँ पर, चेंज इन फ्री एनर्जी। बाकी सब कुछ सेम है। 1 मोल ऑफ कंपाउंड आप बनाइए फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। तो ये फॉर्मूला है। डेल्टा जी नॉट क्या होता है यहाँ पर, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, आर इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन एंड K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेसिकली वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन डेल्टा जी का रिलेशन उससे होता है तो वो इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है। आर की वैल्यू आपको यूज़ करनी है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, क्योंकि एनर्जी है तो आपको जूल्स वाली वैल्यू रखनी है, एटमॉस्फेयर या बार वाली वैल्यू नहीं यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल 11 ले रहा हूँ, इट इज़ द एनसीईआरटी एग्जाम्पल। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन इज 3/2 O2 gives O3 at 298 Kelvin if K for the reaction is 2.49 into 10 to the power minus 29। ये आपको K दिया हुआ है, डेल्टा जी की वैल्यू डायरेक्ट फॉर्म से फाइंड करनी है। टेम्परेचर इज गिवन 298 Kelvin, K इज गिवन 2.48 10 to the power minus 21। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज 2.49 10 to the डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। 2.303 वैल्यू है, आर अपने आप रखो, आर की वैल्यू के बाद टी रखना है तो 298 रख दो, के की वैल्यू है 2.47 10 to the power minus 29। अब देखो लॉग में एक फॉर्मूला होता है लॉग m इंटू एन। लॉग में बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी समझ रखा होगा, क्योंकि बेसिकली पहले मैथ में था, अब ये वहाँ से डिलीट हो चुका है, अब ये बस फिजिक्स केमिस्ट्री में ही रह गया। तो एक फॉर्मूला होता है लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। फिजिक्स में कहीं आपने हो सकता है पढ़ा हो, यूज़ किया हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझ लो। लॉग m प्लस log n होता है। यदि आपका ये इनटू में है टर्म्स तो log में प्लस में कर दीजिए आप उनको। एक दूसरा होता है, उसमें क्या फॉर्मूले में होता है, यदि बाई चांस यहाँ पर आपका ये log m इंटू एन ना हो, ये आपका हो log m अपॉन n, इस तरह से हो आपका, जस्ट ए मिनट दोबारा लिखना पड़ेगा। सपोज इट इज़ log m अपॉन n, तो डिवीज़न में यदि होती हैं तो पावर वैल्यूज़ को इनको माइनस कर देते हैं, ये बन जाता है आपका log m माइनस log n, ये आपका बन जाएगा फिर उस केस में, ठीक है ना। एक तीसरा भी फॉर्मूला होता है, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, नहीं तो वीडियो में से आप दोबारा देख लेंगे। वन मोर फॉर्मूला इज देयर log m रेज टू द पावर n। log में कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बेसिकली जो टिपिकल से टिपिकल कैलकुलेशन होती है दैट कैन बी सॉल्व बाय लॉगरिथम। फॉर्मूला इज log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ठीक है। अब देखो यहाँ पर log में प्लस में 2 टर्म्स थी, यहाँ पर log 2.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29, तो आपने क्या करना है log 2.47 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 29, तो हमने log m इंटू n को log m प्लस log n कर दिया।
अब एक छोटा सा काम कर रहे हैं, ये वैल्यू जो आती है आपकी ये जूल में आती है, तो मैंने इसको किलो जूल में चेंज करने के लिए एक छोटा सा वर्क कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, और ये फैक्टर आपका बार बार आएगा। 2.303 भी कांस्टेंट है, 8.314 टेम्परेचर 298 और अपॉन 1000 कर दें तो इसको लर्न कर लो, 5.7 आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आप बार बार पुट कर सकते हो। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 298, टेम्परेचर 298 नहीं है तो आपको नहीं पुट करना है। क्लियर। अब वैल्यूज़ की बात रही, log 2.47 की वैल्यू आप टेबल से देख लेना, इट विल बी 0.3927 और 10⁻29 की वैल्यू होती है -29। इसको सॉल्व कर दो, ये आपका आ जाएगा -28.6073 और इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 163 आ जाता है, दैट इज़ पॉजिटिव एंड द रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, टेम्परेचर जब भी लॉग में जब भी आपका 10 टू दी पावर में कोई वैल्यू होती है तो वही वैल्यू उसका आंसर होती है। सपोज मैं यहाँ पर लॉग लिख देता हूँ 10 टू दी पावर 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और सपोज मैंने यहाँ -3 लगा दिया देन इट विल बी -3। अब यहाँ फिलहाल -29 है तो -29 वैल्यू हो जाएगी। सपोज यहाँ 10 टू दी पावर -30 होता तो इसकी वैल्यू हो जाती -30। Now the second example, example number 12, find out the value of the equilibrium constant for the following reaction at 298 Kelvin. Reaction is twice of NH3 plus CO2 gives NH2 plus NH2CO NH2 plus H2O, and delta G for this reaction is given -13.6 kilojoules per mole. अब आपको क्या फाइंड करना है, आपकी बार रिवर्स है, इसमें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। रिएक्शन गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है 298 केल्विन, डेल्टा जी भी गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K। Substituting all these values, -13.6 is equal to -2.303 into 8.314 into 298 upon 1000। मैंने इसको फिर वही किलो जूल में चेंज कर दिया। ये वैल्यू आपकी 5.7 होगी इंटू लॉग के, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 13.6 अपॉन 5.7 इट विल बी 2.3859 और ये वैल्यू आपकी एंटी लॉग लोगे तो आपका ये आएगा ऑलमोस्ट 2.432 10 टू द पावर 2। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअली क्या होता है इसमें जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है डेसिमल से पहले की, ये हमेशा टेबल में 10 टू दी पावर में चली जाती है। बाकी की वैल्यू आप टेबल से देख लो, जैसे ही आपका 3859 है, 38 की वैल्यू 5 पे देखते हैं ना, इनका मिड डिफरेंस देखते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आपकी टोटल वैल्यू आएगी 2432। एक प्लेस के बाद इसमें यहाँ पे डेसिमल लगाना है। Now the next numerical is hydrolysis of sucrose as follows: sucrose plus H2O gives glucose plus fructose. Equilibrium constant K for the reaction is 2 into 10 to the power 13 at 300 Kelvin. Calculate delta G naught at 300 Kelvin. क्वेश्चन में टेम्परेचर अब की बार मल्टीप्लाई चेंज कर दिया, आपको 298 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 300 यूज़ करना है। एंड गिवन log 2 इज इक्वल टू 0.3010। log की वैल्यू जनरली पेपर में मिल भी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू होता है -2.303 RT log के, 2.303 एज इट इज़, 8.314 वही जूल, आर की वैल्यू जूल्स में, टेम्परेचर आपका 300 है, के की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 13, log m इंटू एन है तो क्या लगाएंगे आप, log m प्लस log m, log 2 प्लस log 10 टू द पावर 13। log 2 की वैल्यू जाएगी 0.3010, पावर में अभी आपको बताया था जो 10 टू द पावर होती है वही वैल्यू होती है, ये प्लस 13 मल्टीप्लाई करो, इट विल बी -76402 जूल्स पर मोल और 1000 से डिवाइड कर दो, किलो जूल में आंसर आपका आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 400 केल्विन, ट्वाइस NOCl गिव्स NO प्लस Cl2 और डेल्टा जी नोट भी गिवन है, डेल्टा एस नोट भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। एक छोटी सी चालाकी कर दी क्वेश्चन में, अब की बार उन्होंने आपको डेल्टा जी नोट नहीं दिया है, तो डेल्टा जी नोट के लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट। डेल्टा एच नोट आपका आ गया 80,000 क्योंकि 80 किलो जूल था, हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। टेम्परेचर 400, डेल्टा एस आपका 120 है, रखो सॉल्व करो, इट विल बी 32,000 जूल। अब आपको फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, अच्छे से करना है इनको सबको। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT log के, वैल्यूज़ पुट करो, ये वैल्यू अब की बार आएगी सॉल्व करके -4.1782। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कभी भी ना नेगेटिव नंबर का हम एंटी लॉग नहीं ले सकते, तो जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू है जैसे -4, उससे एक बड़ी वैल्यू यानी कि 5 प्लस कर दो और 5 ही उसमें माइनस कर दो, तो 5 प्लस माइनस करने से क्या होगा, ये जो 5 है +5 और ये 0.8218 इन दोनों, सॉरी 0.1782, इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 0.8218 और -5 आपका एज इट इज़ रहेगा।
ठीक है। तो अब आपका टोटल बन गया -5 0.8218। तो 8218 की तो वैल्यू देखेंगे टेबल में, जैसे भी देख रहे थे हम, आपको बताया था 82 की वैल्यू आप पहले 1 पे सर्च करेंगे टेबल में, और फिर उसी लाइन के अंदर आपको 8 का मीन डिफरेंस उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 6634। एक के बाद डेसिमल लगा देते हैं, एक प्लेस के बाद हमेशा, ये आ गया डेसिमल, और जो भी प्लस में -5 था ये 10 टू दी पावर माइनस में चला जाएगा। हमेशा करेक्टरिस्टिक वैल्यू को 10 टू दी पावर में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस फॉर रिएक्शन आर दिस एंड दिस 40.63 किलो जूल्स पर मोल एंड 108.8 जूल्स पर केल्विन पर मोल रेस्पेक्टिवली। प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्या करना है, डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एच गिवन है, अभी एक एक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला न्यूमेरिकल नहीं है, टेम्परेचर गिवन है, डेल्टा जी फाइंड कर दो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच भी गिवन है, किलो जूल में है, उसको जूल में करना है, टेम्परेचर पुट करो, डेल्टा एस पुट करो, 7990 आ जाएगा। डेल्टा जी इज पॉजिटिव, देयरफॉर रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। At what temperature the following reaction becomes spontaneous? Pb plus C gives Pb plus CO. For the reaction delta H and delta S are 108.4 kilojoules per mole and 190 joules per Kelvin per mole respectively. डेल्टा एच आपका हो गया 108.4 किलो जूल्स पर मोल, डेल्टा एस भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। फॉर द सपोज इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाओ। एक्चुअली यहाँ क्या कर लिया हमने, इस प्रोसेस में मान लिया अपनी तरफ से इक्विलिब्रियम है और डेल्टा जी की वैल्यू 0 लगा दी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे 0 होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा एच आपका हो गया टी डेल्टा एस, टी फाइंड कर लो, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। टेम्परेचर गिवन, डेल्टा एच भी गिवन है, डेल्टा एस भी गिवन है, रखो सॉल्व करो। ये टेम्परेचर आपका आएगा 570.5 केल्विन। अब एक छोटी सी बात, अब उन्होंने हमने इक्विलिब्रियम का पूछा होता तो आंसर हो गया था। अब हमें ये बताना है कि अबव विच टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। एक ही कंडीशन में हो सकता है कि डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड कम हो और टी डेल्टा एस ज़्यादा हो, तो टेम्परेचर आपको 570.5 से ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी यही आपको काम करना है, इसको आप अपने आप ट्राई कीजिए, यू कैन डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। लास्ट लॉ है आपकी बार, ये चैप्टर का फिनिशिंग होने वाला है बस। द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड अप्रोचेज जीरो एज द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो। किसी भी जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो की तरफ अप्रोच करता है। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इसका क्या यूज़ कर सकते हैं आप वो समझो। इट हेल्प्स इन द कैलकुलेटिंग ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर। किसी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी रूम टेम्परेचर पे फाइंड करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू एस टी माइनस एस नॉट, और एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम करते हैं तो एस जीरो जीरो हो गया आपका, और पुट करेंगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एस टी, यानी कि जो भी एंट्रोपी चेंज आएगा वही एंट्रोपी आ जाएगा एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि एस नोट की जो वैल्यू है, एस नोट मतलब 0 केल्विन पे टेम्परेचर पे आपकी एंट्रोपी, और ये कितनी होगी रूल के अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डिंग, दैट विल बी 0। क्लियर? तो आप किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेजिडुअल एंट्रोपी। द एंट्रोपी possessed by a substance at absolute जीरो टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल एंट्रोपी। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो हो जाए, लेकिन फिर भी सपोज कुछ बच जाती है तो वो सब्सटेंस की जो भी एंट्रोपी एट जीरो केल्विन होती है दैट इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल एंट्रोपी। क्लियर? अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए। एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन आपको 5 से 22 सारे हो जाएंगे इजीली। शुरुआत के मैं पहले आपको दे चुका था। इस वीडियो को में मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, नहीं किया है तो अब तक, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नए अपडेट जल्दी जल्दी मिलते रहे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय एवरीवन।